हेलो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रासोलपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सीताराम प्रजापत, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज अपन रसायन विज्ञान को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अपन कहेंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन, रसायन विज्ञान कहेंगे किसे, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें एक टर्म आ जाएगी मेटर, अर्थात द्रव्य। मेटर की अपन बात करें तो मेटर जो होता है उसको परिभाषित करने की दो शर्तें हैं। सबसे पहले स्वयं स्थान घेरे, स्वयं स्थान घेरे, और सेकेंड टर्म है स्वयं का द्रव्यमान हो, स्वयं का द्रव्यमान हो। जिन पदार्थों में स्वयं का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं वो सभी पदार्थ या द्रव्य के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे हाथ में जो पेन है, मार्कर पेन, आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड है, पुस्तक है आपके पास में, मेज है, टेबल है, एक्सेट्रा, ये सभी पदार्थों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य या पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। बात करूं मैं डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो देखिएगा, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना, उसके गुणधर्म, गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अर्थात शॉर्ट में ही कहूं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ की गुणधर्म, गुणों में होने वाले परिवर्तन और उनके मध्य होने वाली अनेक अन्योन्य क्रियाओं का मतलब हुआ एक दूसरे के मध्य होने वाली परस्पर क्रियाओं का अध्ययन अपन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये तो थी रसायन विज्ञान की परिभाषा। आप सभी जानते होंगे मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसिए, एंटोनी लेवोसिए। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोसिए को कहा जाता है। और बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य का, तो भारत के क्षेत्र में बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। इसी कड़ी में आगे अपन बढ़े तो रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अपन 3 प्रमुख शाखाओं का अध्ययन अध्यापन 11th और 12th के लेवल पर करते हैं। और 2-3 शाखाएं कौन सी हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो ब्रांच है वो है कार्बनिक रसायन, अंग्रेजी में कह देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, थर्ड आ जाएगी तीसरी प्रमुख शाखा भौतिक रसायन, इसको अपन कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो 3 प्रमुख शाखाओं का अध्ययन अध्यापन अपन 11वीं और 12वीं के लेवल पर करते हैं।
आगे कई शाखाएं और के रसायन विज्ञान की देखने को मिलती है, लेकिन 11th और 12th में अपना 3 शाखाएं देखते हैं, कार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। इनमें से सबसे पहले जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राचीन समय से अपन पढ़ते आए हैं कि जिस शाखा में कार्बनिक यौगिकों की संरचना, उनके गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके निर्माण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राचीन समय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में यह कथन चलता आ रहा है कि जिसमें अपन कार्बनिक यौगिकों की संरचना, उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस और उनके फॉर्मेशन का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो आधुनिक समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात करें तो एक शब्द में इसको समाहित कर दिया गया है। उस शब्द को अपन लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो आधुनिक परिभाषा की मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिकली बात करूं तो देखिएगा, बेसिकली कार्बनिक रसायन लगभग 200 वर्ष पुराना है। इतिहास की अपन बात करें तो लगभग 200 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आता है ब्रिजलियस। वैज्ञानिक नाम क्या था? ब्रिजलियस रहने वाले थे स्वीडन देश के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले एक अवधारणा दी जिसको अपन कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ब्रिजलियस। और कौन से देश के निवासी थे? स्वीडन के। इन्होंने अपनी विचारधारा एक सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत की, जिस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। देखिएगा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसी जीव के शरीर के अंदर किया जा सकता है, हो सकता है। जीव के शरीर के बाद कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इसी विचारधारा को इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को काफी प्रसिद्धि मिली, लेकिन समय के साथ साथ इन्हीं की शिष्य कौन थे? तो फ्रेडरिच वॉलर। शिष्य का नाम था फ्रेडरिच वॉलर ने, ये जर्मनी के रहने वाले थे फ्रेडरिच वॉलर, इन्हीं के शिष्य थे। इन्होंने 1828 में प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया, जिसका नाम यूरिया का फॉर्मूला में बात करूं CuNH2 बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया यूरिया? तो फ्रेडरिच वॉलर के द्वारा बनाया गया। और इन्होंने यूरिया बना करके इस सिद्धांत का खंडन किया। यूरिया किस प्रकार का यौगिक था? एक कार्बनिक यौगिक था। तो फ्रेडरिच वॉलर ने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया बना करके
फ्रेडरिच वॉलर के द्वारा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया। तो आपसे सवाल है कि पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, तो आंसर होगा जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया किसने किया, तो फ्रेडरिच वॉलर ने किया। कैसे किया, इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में एक कार्बन यौगिक बनाया था जिसका नाम था यूरिया। देखिए इन्होंने यूरिया किस प्रकार से बनाया, तो इनके द्वारा जो यूरिया बनाने की विधि है उसको यूरिया निर्माण की वॉलर विधि भी कहा जाता है। तो इसकी मैं बात करूं तो देखिएगा किस प्रकार से वॉलर ने यूरिया बनाया प्रयोगशाला में और इस सिद्धांत का खंडन किया। तो आपसे पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होगा बेrzelius। और जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, तो फ्रेडरिच वॉलर ने। अगला सवाल पूछा जाता है प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बन यौगिक कौन सा था, तो आंसर होगा यूरिया। और यूरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको। देखिएगा यूरिया की मैं बात करूं तो आपसे पूछे खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता बताएंगे आप फ्रेडरिच वॉलर। यूरिया का सूत्र आपसे पूछा जाए तो सूत्र आप लोगों को पता ही है NH2CO NH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो IPC नाम भी होगा। IPC से तो आप परिचित होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसी नाम से पूरे विश्व में, इसी संस्था के द्वारा दिए गए नाम से उस यौगिक को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो IPC पद्धति में यूरिया का जो नाम होगा एमिनो मेथेनेमाइड, ये यूरिया का IPC पद्धति में नाम है। नामकरण में आपको अलग से क्लास लेकर के बिल्कुल डिफाइन करूंगा, आपको सबको समझ में आएगा। फिर भी एक बार देख लें किस प्रकार इसका नामकरण हुआ है। तो देखो इसमें दो क्रियात्मक समूह हैं। यूरिया में कितने क्रियात्मक समूह है, दो क्रियात्मक समूह है। एक क्रियात्मक समूह है एमाइड समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। और एक ग्रुप इसमें है एमीन समूह। देखिए जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह आते हैं तो वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग मुख्य क्रियात्मक समूह का तो लगाया जाता है अनुलग्न और प्रतिस्थापित समूह का लगाया जाता है पूर्वलग्न, परफिक्स और सफिक्स। इसका जो अनुलग्न होता है एमाइड का एमाइड ही होता है, लेकिन इसका जो पूर्वलग्न होता है वो होता है एमिनो। तो देखिएगा चेन की अपन बात करें तो एक कार्बन की चेन है और जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है उस कार्बन को अपन अंश में गिनते हैं। तो कितने कार्बन की चेन हुई, एक कार्बन की। अब यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह कौन सा था, एमीन समूह। तो एमीन का पूर्वलग्न क्या हुआ, एमिनो। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो एमिनो। उसके बाद चेन में श्रृंखला में कितने कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एल्केन मेथेन। और पहले नंबर पर एमाइड है तो 1 को लिखते नहीं है। और एमाइड का अनुलग्न क्या होता है, एमाइड होता है। तो नामकरण क्या हुआ, एमिनो मेथेनेमाइड। आगे अपन बात करें तो यूरिया में N का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो आंसर होगा 46%। और अपन देखें तो यूरिया की अपन बात करें तो यूरिया में बायोरेट की मात्रा जो होती है वो होती है 1.5%। ये बायोरेट आगे बताएंगे। यूरिया को जब गर्म करते हैं तो जल का अमोनिया निकल करके जो यौगिक बनता है सफेद रंग का, उसे बायोरेट कहते हैं। तो बायोरेट की मात्रा 100% होती है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। ये कुछ विशेष जानकारी किसके बारे में, यूरिया के बारे में। यूरिया की खोज फ्रेडरिच वॉलर ने करी थी 1828 में। 1828 ईस्वी में फ्रेडरिच वॉलर ने यूरिया को खोजा। सूत्र की जहां बात करते हैं NH2CO NH2 होता है। IPC नाम मैंने आप लोगों को बताया, एमिनो मेथेनेमाइड होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46%, यूरिया में बायोरेट की मात्रा 1.5%। और यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है, तो कार्बनिक उर्वरक है। कार्बनिक उर्वरक में कैल्शियम साइनामाइड भी आता है, लेकिन उसकी बात अपन यहाँ नहीं करेंगे। ये आप लोगों के सामने यूरिया था। आगे बढ़े तो देखिए वॉलर ने किस प्रकार यूरिया बनाया था। कई बार पूछ लिया जाता है कौन से यौगिक से वॉलर ने यूरिया का निर्माण किया,
तो उसको भी अपन देखेंगे। देखिएगा, वॉलर ने दो यौगिक लिए कार्बनिक, एक का नाम था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एक यौगिक का नाम क्या था अमोनियम सल्फेट, और दूसरा यौगिक लिया उन्होंने पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। दो अकार्बनिक यौगिक लेकर के उन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया कराई तो उन्होंने एक यौगिक प्राप्त करा जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। संतुलित कर लेंगे अपन, NH4 यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NH4 बैलेंस हो गए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होती है, साइनेट आयन 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2K और SO4 आप देख ही रहे हैं बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा मैंने समीकरण को संतुलित किया है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने गर्म किया तो गर्म करने के दौरान यौगिक प्राप्त हुआ NH2CO NH2, जिसे क्या कह दिया गया यूरिया। यूरिया को स्तनधारियों के मूत्र से प्राप्त किया गया था, स्तनधारियों के मैमेलियन के यूरिन मूत्र से प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ा यूरिया। यूरिन से प्राप्त किया गया, मूत्र को इंग्लिश में कहते हैं यूरिन, तो यूरिन से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया यूरिया। ठीक है, इस प्रकार से वॉलर ने एक अकार्बनिक यौगिक, किस प्रकार का यौगिक था ये अकार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक के द्वारा इन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसका नाम था यूरिया, कार्बनिक यौगिक। तो ये कुछ सामान्य जानकारी, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो देखिए, इसके बाद केकुले, साइंटिस्ट की बात आती है, केकुले। केकुले ने क्या बताया, केकुले ने बताया कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये कतरनी के इसके बारे में किसने बताया, तो आंसर होगा केकुले। तो केकुले ने बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। दूसरा बिंदु ने बताया कि कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है केटेशन, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके या तो खुली श्रृंखला बनाए या बंद श्रृंखला बनाए, इसी गुण को अपन क्या कहते हैं श्रृंखलन कहते हैं। तो श्रृंखलन का गुण भी किसने बताया था कार्बन में, केकुले ने। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बात में किसने बताई, केकुले ने। इन्होंने बताया कि कार्बन परमाणु के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ या तो बनाता है एकल बंध, क्या बनाता है एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, या बनाता है द्विबंध, या फिर बनाता है त्रिबंध। तो अपने कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन के अलावा कार्बन और अन्य परमाणु के साथ में या तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, ये सामान्य जानकारी आप लोगों को बताई जा रही है, बेसिक जानकारी ऑर्गेनिक से संबंधित, आपको आगे दिक्कत ना आए उसको देखते हुए। देखिए, अभी अपने सामने एक वर्ड आया था हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो शब्द में ही आंसर है। हाइड्रो बना है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन और कार्बन, तो मैं ये लिखता हूं हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा CH4, तो आप देख रहे हैं C यानी कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। मैंने लिखा CH3 CH2OH, व्युत्पन्नों में आ जाते हैं CH3 CH2
CH3 आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और एक कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई गई है 4। तो 4 वैलेंसी जो है कार्बन की 4 वैलेंसी उसको भी देखें आप, कार्बन की 4 संयोजकताएं, कार्बन की 4 संयोजकताएं देखो 4 प्रकार से पूरी होती है। नंबर 1 चारों सिंगल बॉन्ड के द्वारा 4 एकल बंध बन करके हो जाए। दूसरी स्थिति 2 एकल बंध और 1 द्विबंध के द्वारा हो जाए। तीसरी स्थिति 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा 4 वैलेंसी हो। और चौथी स्थिति हो सकता है एक कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड बन करके वैलेंसी 4 हो। इसका एग्जांपल तो पहले वाले का एग्जांपल तो देखिए बहुत आसान है। जैसे मैंने मेथेन ही ले लिया, मेथेन के बारे में आप जानते ही हैं, इसको रूट बदलते में कौन सी गैस कहते हैं, मार्स। मार्स का मतलब होता है दलदल, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने की वजह से नाम पड़ा मार्स गैस। इसके अलावा इसे फायर डैम भी कहा जाता है, फायर डैम, और विस्फोटी खनिज गैस के नाम से भी इसको जाना, विस्फोटी खनिज गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप देख रहे हैं कार्बन की 4 वैलेंसियां, 4 संयोजकताएं 4 एकल बंधों द्वारा कंप्लीट हो रही हैं। तो ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति एग्जांपल लूं मैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एथिलीन या एथीन का। यहाँ देखेंगे आप इस कार्बन की वैलेंसी 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो रही है, तो वैलेंसी 4 कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से इसका एग्जांपल लूं मैं, तो देखिएगा कार्बन की वैलेंसी 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हुई है। और नंबर 4 के लिए मैं बात करूं CO2 ले लें, तो आप देख रहे हैं CO2 में इस कार्बन की वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा कीटीन, कीटीन का एग्जांपल किसमें आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कीटीन। तो कीटीन में भी देखते हैं आप एक कार्बन की वैलेंसी 2 डबल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट हो रही है। तो 4 वैलेंसी जो है उन 4 वैलेंसियों पर कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हुई। और इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए वर्गीकरण की बात करें, तो वर्गीकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बनों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 में। 3 भाग की अगर बात करें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स को 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने भाग कर दिए गए, 3 भाग। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और तीसरा पार्ट इसका है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के 2 भाग हो जाते हैं, नंबर 1 एल्केन और नंबर 2 साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में आगे डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर 1 एल्केन और नंबर 2 साइक्लोएल्केन। असंतृप्त के 2 प्रमुख भाग जो आप सभी जानते हैं, नंबर 1 एल्कीन और नंबर 2 एल्काइन, नंबर 1 एल्कीन और नंबर 2 एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग हो जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। नंबर 1 बेंजीन वाले की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, तो नंबर 1 बेंजीनॉइड और नंबर 2 नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। एरोमेटिक के 2 भाग बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। इसी प्रकार से एक एक के बारे में सामान्य जानकारी में देना चाहूंगा आपको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन की अपन बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। तो सीधी सी बात है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाए और साथ में श्रृंखला कैसी हो, ओपन चेन हो, ओपन
बॉन्ड चेन हो, वो सभी किसमें लिए जाते हैं? एल्केन्स में लिए जाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, उन्हें एल्केन के नाम से जाना जाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और ये संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से, 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लूं मैं, जैसे मैंने n बराबर इस फॉर्मूले में कितना रखा? 1, तो आप रखेंगे CnH2n+2 में n की जगह रख दो C1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 को 1 से गुणा किया +2, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। अपने पास फॉर्मूला आया CH4। CH4 क्या है? तो CH4 एक एल्केन है। अब इसका नाम क्या होगा? तो देखिए, नाम तो बहुत आसान तरीके से इसका लिख सकते हैं अपन। अगर अपने को कार्बन परमाणुओं का पुरोलगन याद है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ, वैसे सभी बच्चों को आता होगा। कार्बन परमाणु की संख्या और उसका पुरोलगन, ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होना ही चाहिए। देखिएगा, C1 के लिए मेट लिखा जाएगा, C2 मतलब 2 कार्बन हो, गेट लिखा जाएगा, 3 कार्बन हो, प्रोप लिखा जाएगा, 4 कार्बन हो, ब्यूट लिखा जाएगा, 5 कार्बन हो, पेंट लिखा जाएगा, और मैं आगे लिखूं इसको 6 कार्बन हो तो हेक्स लिखा जाएगा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा जाएगा, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखा जाएगा, 9 के लिए नॉन लिखा जाएगा, और 10 के लिए डेक लिखा जाएगा, डेक। तो ये पुरोलगन है, आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया कार्बन परमाणु की संख्या और उसका पुरोलगन। यदि 1 कार्बन है मेथ लिखेंगे, 2 है एथ लिखेंगे, 3 है प्रोप लिखेंगे, 4 है ब्यूट लिखेंगे, 5 है पेंट लिखेंगे, 6 है हेक्स लिखेंगे, 7 है हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लिखा जाता है। इसी को यहाँ फॉलो कर रहे हैं अपन। तो देखिएगा, एक और चीज आपको याद रखनी है, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न आपसे पूछे, अनुमानित पीछे सफिक्स, हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं, इसी प्रकार के नस्टे में अनुलग्न और पुरोलग्न होते हैं। प्रत्यय वाला कंसेप्ट है ये। तो एल्केन श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। क्या होता है? एन। तो एन अपन जोड़ेंगे। देखिए, अगर CH4 का यदि मैं नाम लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कितने कार्बन है? 1 कार्बन, और 1 कार्बन का पुरोलग्न क्या होता है? मेथ। क्या होता है? मेथ। और इसका अनुलग्न क्या हुआ? अनुलग्न मतलब हो गया एन। तो जब मैथ में एन जोड़ेंगे तो आपके पास में नाम हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार से अपन 10 तक के एल्केनों का सूत्र और उनका नामकरण कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही विदित होगा, पता होगा, फिर मैंने एक बार रिमाइंड करवाया इस चीज को। तो मैं बता रहा था, एल्केनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मैंने बताया एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। आगे अपन बात करें तो देखिए, एल्केनों के लिए एक वर्ड काम में लेते हैं पैराफिन। एक वर्ड है पैराफिन। पैराफिन कैसे बना है? तो 2 वर्डों के जुड़ने से बना है, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम प्लस एफिनिस। पैरम का मतलब होता है कम, पैरम का मतलब होता है कम, और एफिनिस का मतलब होता है क्रियाशील। एफिनिस का मतलब क्या होता है? क्रियाशील। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एल्केन जो होते हैं वो रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इस वजह से इन्हें पैराफिन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कौन से हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एल्केन। पैराफिन एल्केनों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति। आगे अपन बात करें तो एल्केनों में प्रत्येक कार्बन का संकरण, एल्केनों में प्रत्येक कार्बन का संकरण, तो आंसर हो जाएगा sp3 संकरण। sp3 संकरण।
S संकरण में अगर ज्यामिति की बात की जाती है तो कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होगी वो होगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल की जहां बात करेंगे, बंद कोण की जहां बात करेंगे, तो बंद कोण होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी अपन ने एल्केन की देखी। किस प्रकार से एल्केन का अणुसूत्र प्राप्त करेंगे, वो किस प्रकार से एल्केन का नामकरण करेंगे, तो एक सामान्य सा परिचय मैंने एल्केन के बारे में दिया। कौन से हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है, तो आंसर आएगा एल्केन्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रमों के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, तो एन होता है, और एल्केन श्रेणी का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और आगे बढ़े तो अगला इसमें दूसरा प्रकार आता है, उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, सेकेंड टाइप उसका साइक्लो एल्केन है। साइक्लो एल्केन क्या होते हैं वो भी अपन समझते हैं। इसमें आगे जो है वो अपन ने बात करी साइक्लो एल्केन की। साइक्लो एल्केन, देखिए साइक्लो एल्केन भी एलिसाइक्लिक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। कौन, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन एलिसाइक्लिक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, और इनका जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो एल्किलो के समान होता है। सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। मतलब एल्किनो का और साइक्लो एल्केनों का सामान्य सूत्र सेम होता है, एल्किनो के समान, एल्कीन के समान। जो एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला होता है वो ही साइक्लो एल्केनों का सामान्य फॉर्मूला होता है। जैसे साइक्लो की मैं बात करूं तो साइक्लो में यहां पर n की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी। तो देखो n बराबर कितना रखा मैंने, 3, तो 3 में आप बनाएंगे तो C3, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा C3H6। C3H6 इसको मैं संरचना के रूप में बनाऊं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अब साइक्लो जहां आता है, जहां प्रोलगन साइक्लो आता है वहां यौगिक चक्रीय होगा। तो चक्रीय होगा तो पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे। तो देखिए इस प्रकार से चक्रीय संरचना बनेगी। एक कार्बन की वैलेंसी आप लोगों को बताया मैंने 4 होती है। तो देखिएगा पहले कार्बन की 4 वैलेंसी, 1, 2, 3 और 4। अब 4 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जोड़े क्या जाते हैं, हाइड्रोजन। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 1, 2, 3 कार्बन और 2, 2, 4, 2, 6 हाइड्रोजन। नाम की अपन बात करें तो चक्रीय संरचना बन रही है, तो चक्रीय संरचना के लिए प्रोलगन लगाया जाता है साइक्लो। कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन। 3 कार्बन का भी आप लोगों को बताया प्रोलगन क्या होता है, प्रोप होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या होगा, एन होगा। तो नाम क्या बना, साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार से आप n बराबर 4, 5, 6, 7 तक करके विभिन्न प्रकार के साइक्लो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सामान्य परिचय साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन किस प्रकार के यौगिक हैं, तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के जो गुण होते हैं वो विवर श्रृंखला यौगिकों, संवर श्रृंखला यौगिकों के, विवर श्रृंखला यौगिकों के समान ही होते हैं। सामान्य फॉर्मूला आप लोगों को बताया मैंने CnH2n होता है। आगे बढ़ूं मैं इसी कड़ी में, तो बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की बात करें तो देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कौन सा बॉन्ड पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसमें प्रमुख रूप से 2 भाग अपन पढ़ते हैं। पहला भाग इसका एल्कीन, जो आप सभी जानते हैं। एल्कीन की परिभाषा जहां देखेंगे अपन, तो परिभाषा का मतलब हुआ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड। क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, द्विबंध पाया जाए, उसे अपन क्या कह देंगे, एल्कीन। तो परिभाषा बहुत ही इजी और सरल शब्दों में कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाए उसे अपन कहेंगे
एल्कीन। देखिए एल्कीनों में जो पाया जाने वाला ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा ओलिफिनिक बंध है? तो ओलिफिनिक बंध में कौन आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी वाला ओलिफिनिक बंध कहलाता है। देखिए सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र को अपन देखें तो CnH2n, ये एल्कीनों का सामान्य फॉर्मूला है, जहां n का मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए होते हैं। इस वजह से n की वैल्यू यहाँ पर कितनी काउंट की जाती है? तो 2 से काउंट की जाती है, 2 तक की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर कितना रखा? 2 रखा, तो इस फॉर्मूले में 2 रखो, Cn की जगह 2 रख दिया, 2 को 2 से गुणा किया तो फॉर्मूला आया C2H4, C2H4। बात करें नामकरण की तो देखिए इसका अनुलग्न भी बताया मैंने आपको। एल्कीन का अनुलग्न देखेंगे आप तो ईन, अनुलग्न क्या होगा? ईन होगा। अब कितने कार्बन है वो देख लें आप, 2 कार्बन के लिए 1 और साथ में क्या जोड़ेंगे? अनुलग्न ईन, तो नाम हो जाएगा एथीन। ये आईपीसी नाम है। रूट पद्धति में एल्कीनों को याद रखना है, क्या कहा जाता है? एल्कीन। क्या कहा जाता है? एल्कीन। एल्कीन की रिकॉर्डिंग बनाएंगे तो कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए नाम हो जाएगा, रूट नाम उसका हो जाएगा, एल की जगह एथ रहेगा तो नाम बनेगा एथिलीन। आगे मैं बात करूं तो देखिए एल्कीनों को ओलिफिन कहा जाता है। जिस प्रकार एल्कीनों को पैराफिन कहा जाता है, उसी प्रकार एल्कीनों को ओलिफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। ओलिफिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो प्रथम सदस्य है एल्कीन श्रेणी का, पहला सदस्य कौन होगा? तो C2H4 होगा। इसकी क्रिया किससे करवाएं? क्लोरीन से कराएं। किससे कराएं? क्लोरीन से। तो ये क्रिया करके तेलीय द्रव पदार्थ बनाते हैं, तेलीय द्रव पदार्थ बनाते हैं। तो ऑयली पदार्थ बनाने की वजह से इनका नाम पड़ा ओलिफिन। एल्कीनों में द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो हमेशा क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो संकरण का भी मैं आपको बता देता हूँ, सामान्य सा फंडा है। अगर आपको किसी भी केंद्रीय परमाणु का संकरण ज्ञात करना हो तो x बराबर फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी। ए का मतलब यहाँ पर है सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, और बी का मतलब है लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर की संख्या। देखो आपको एक एग्जांपल लेकर के इस चीज को स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया एथीन। एथीन का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए, C2H4 होगा। ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। जैसे मुझे C फर्स्ट का संकरण निकालना है, पहले कार्बन का संकरण निकालना है, तो देखेंगे सिग्मा बॉन्ड का मतलब है, एक चीज ध्यान रखें, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखिएगा अगर C1 कार्बन का मैं संकरण निकालना चाहूँ तो देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, क्योंकि एकल बंध है, और ये वाला क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो अपने को देखना है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, प्लस लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब हुआ जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कार्बन के बाइथम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों बॉन्डिंग में काम आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। तो लोन पेयर क्या बचेगा? 0। तो योग क्या आया? 3 किस में आता है? तो sp2 संकरण में। देखिए याद रखें, अगर sp संकरण होगा तो कक्षकों की संख्या 2 होगी, sp2 होगा तो कक्षकों की संख्या 3 होगी, और sp3 होगा तो कक्षकों की संख्या कितनी आएगी? 4। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण sp2 या फिर क्या होगा? sp3 होगा, sp3 होगा। ये अपन ने एक सामान्य परिचय किसके बारे में दिया? एल्कीनों के बारे में। थोड़ा सा परिचय एल्काइन का दे देते हैं अपन।
तो देखिएगा एल्काइन के रूप में थोड़ा सा देखते हैं, एल्काइन के बारे में थोड़ी जानकारी सामान्य। एल्काइन को देखें, अगला जो यौगिक है, अगला जो हाइड्रोकार्बन है इसमें दूसरा प्रकार वो है एल्काइन। एल्काइन की मैं बात करूं सामान्य सा परिचय, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध पाया जाए। कौन सा बॉन्ड पाया जाए? त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसे अपन कहते हैं एल्काइन। और जिनमें ये वाला बंध होता है उन्हें एसिटिलीन्स कहते हैं। इस श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे? एसिटिलीन्स। और इसे एसिटिलिक बंध कहा जाता है। सामान्य फॉर्मूला इसका अपन देखें तो CnH2n-2 होता है। यहाँ भी n की वैल्यू 2, 3, 4 मतलब 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये था एक सामान्य सा परिचय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, जो प्रकार अपन ने देखे हैं उन प्रकारों के बारे में मोस्ट जो भी बिंदु थे उनको अपन ने डिस्कस किया। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो मेरे द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को समझाया गया है वो पूर्णतया समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। जो कमियां रही हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।